हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार पुनः आप लोगों को समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स चैप्टर्स में से आज अगला वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूं। मैं इस क्लास को शुरू करूं दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार रिव्यू पिछले क्लास का देना चाहूँगा। पिछले क्लास में दोस्तों आपको फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मूल अधिकार की विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसमें कुछ विशेषताओं को मैंने जिक्र किया था, जैसे मूल अधिकार जो है वो न्यायोचित है, मतलब मूल अधिकार को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर कोई आपका मूल अधिकार का हनन करता है तो आप इसके विरुद्ध में न्यायालय जा सकते हैं दोस्तों। दूसरा विशेषता मैंने बताया था कि जो मूल अधिकार हैं वो अस्थायी नहीं है, मतलब संसद इसमें कटौती कर सकती है, लेकिन संसद जो कटौती करेगी वो आपका संविधान संशोधन विधेयक के तहत, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, साधारण विधेयक के द्वारा नहीं। और तीसरी बात मैंने बताया था दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इसमें दो अपवाद था दोस्तों, अनुच्छेद 19 और 20 को छोड़कर ही निलंबित किया जा सकता है। मतलब आपातकाल के समय भी 19 और 20 को नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को कि जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विशेषताएं हैं। नकारात्मक है जो राज्य के प्राधिकार को सीमित करता है दोस्तों, और सकारात्मक है जो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का व्यवस्था करता है, व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। तो जहाँ पे सीमित करने की बात आती है दोस्तों, उसको हम लोग नकारात्मक विशेषताओं के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद मैंने बताया था दोस्तों कि इसमें कुछ मूल अधिकार जो हैं सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ अधिकार जो हैं सो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। साथ ही यह भी बताया गया था दोस्तों कि अगली विशेषता के रूप में कि जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता जिन चीज़ों से सुनिश्चित होती है, जैसे सशस्त्र पुलिस बल हो गया, सेना हो गया, इस सब में आपका मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पे संसद अपने हिसाब से बना सकती है। दूसरी बात मैंने बताया था दोस्तों कि इसमें बहुत सारे अधिकार जो हैं वो स्वयं परिवर्तित होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारों को कानून के द्वारा प्रत्यायोजित किया जाता है, कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि कानून जो बनेगा वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून इसमें मान्य नहीं होगा। संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वही कानून इसमें मान्य होता है दोस्तों। तो ये विशेषताएं था आपको फंडामेंटल राइट्स का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप देखें, उससे पहले इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आप जाएं और वीडियो को क्रम से देखने का कोशिश करें दोस्तों। इससे पहले फंडामेंटल राइट्स का 2 क्लासेज आप लोग को दिया जा चुका है, पहले आप वो दोनों क्लासों को देखें, उसके बाद इस क्लास पर आएँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों मैंने बताया था कि हमारा फंडामेंटल राइट्स या और भी जो पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे, बराबर एक वर्ड आता है दोस्तों, राज्य। तो आखिर हम लोग किसको राज्य मानेंगे, किसको राज्य नहीं मानेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन राज्य के अंतर्गत है या निम्न में से कौन राज्य के अंतर्गत नहीं है। तो आइए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मतलब अनुच्छेद जो 12 है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स में कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का चर्चा किया गया है, मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। तो अनुच्छेद 12 कहता है कि जो मूल अधिकार का जो उद्देश्य है, भाग 3 का जो उद्देश्य है, उसके तहत राज्य शब्द को परिभाषित किया है। मतलब राज्य क्या है, यह बातें अनुच्छेद 12 में बताई गई है। कभी कभी आपसे सवाल पूछ देता है कि राज्य क्या चर्चा या राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 12। अब राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि ये वो केंद्र सरकार और भारत की संसद, पहला तो ये हो गया। दूसरा राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। तीसरा हो गया दोस्तों सभी स्थानीय निकाय, जैसे नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, जिला बोर्ड हो गया, ये सब सरकार के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आते हैं। फिर है गैर संवैधानिक प्राधिकरण। गैर संवैधानिक प्राधिकरण में दोस्तों जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सब संस्थाएं जो है ये भी राज्य के अंतर्गत आती है। फिर निजी इकाई जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है,
बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सरकार के विंग के रूप में काम करती है, तो वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये सारा जो है केंद्र सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, फिर गैर संवैधानिक प्राधिकरण, फिर निजी इकाई, स्थानीय निकाय, ये सारे जो हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ, मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ मतलब वैसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता है, शून्य होगी। मतलब मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होगी, अर्थात न्यायिक समीक्षा योग्य होगी। ऐसा तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 13 बताता है दोस्तों कि मूल अधिकारों से असंगत मतलब मूल अधिकारों से मेल नहीं खाने वाला कोई भी कानून शून्य होगा। मतलब आपको अगर कोई कानून ऐसा बन जाता है या कोई कानून ऐसा बना दिया जाता है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, तो वो कानून शून्य होगा। मतलब उस कानून का कोई वैधता नहीं रहेगी, वो कानून मान्य नहीं रहेगा। और उसके तहत हम लोग न्यायिक समीक्षा योग मतलब हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार के उल्लंघन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और ये अनुच्छेद 13 हम लोग को बताता है। 12 में राज्य की चर्चा है, 13 में हम लोग को बताता है कि अगर हमारा मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं। मतलब मूल अधिकार का अपील जो है सो सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है। एक यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय है, वो अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई करता है और उच्च न्यायालय मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई करता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध में आप सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, या उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो अपना फैसला देता है दोस्तों मूल अधिकार से रिलेटेड, वो अनुच्छेद 32 के तहत देता है। और जो हाई कोर्ट देता है वो अनुच्छेद 226 के आर्टिकल 226 के तहत देता है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शामिल विधि। अनुच्छेद 13 में एक वर्ड शामिल किया गया है, असंगत विधियां। असंगत विधियां, तो आखिर विधि जो है, कानून जो है, वो आखिर क्या है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ों को लिया गया है। अस्थायी विधियां, अस्थायी विधियां मतलब संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, यानी संसद के द्वारा अगर कोई कानून पारित किया जाता है या विधानमंडल के द्वारा अगर कोई कानून पारित किया जाता है। अस्थायी विधियां, अस्थायी विधियां जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपालों द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अस्थायी विधियां कहलाता है। प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान, जैसे कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव जो है, जो कानून बनाती है अपने कामों को करने के लिए, वह भी विधि के अंतर्गत आता है। फिर विधि का बल रखने वाली प्रथा या रूढ़ी, मतलब जो कानूनी रूढ़ी है या प्रथा है उसको हम लोग भी विधि के अंतर्गत रख सकते हैं। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, अर्थात इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। एक यहाँ इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान संशोधन जो है कोई विधि नहीं है, मतलब संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है, इसलिए हम उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। लेकिन केशवानंद भारती मामले 1973 के तहत संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। मतलब 1973 में एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, केशवानंद भारती मामला 1973। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन को भी चुनौती दिया जा सकता है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। मतलब अगर कोई ऐसा हम अमेंडमेंट लेकर आ जाएं, कोई ऐसा संविधान संशोधन लेकर आ जाएं जो संविधान की मूल ढांचा को प्रभावित करता है, तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा था। अब आगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं अभी वर्तमान में 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 अधिकार दिया गया था। तो हम 6 अधिकार के दोस्तों डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे।
तो अगली वीडियो में आप लोगों के बीच समता का अधिकार लेकर हम लोग आएंगे, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। तो आपके पास जो भी बुक उपलब्ध होगा दोस्तों, उससे आप कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 14 to 18 आप अपने बुक से एक बार स्टडी कर लेंगे। उसके बाद जब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, जब आपके बीच उसकी चर्चा करूंगा, तो आपको विस्तृत रूप से समझ में आएगा दोस्तों। और फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे आएगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस एस्पेक्ट में हम उसका तैयारी करेंगे, वो निर्धारण करता है कि हमारा कैसा रूपरेखा तैयारी करने का क्या है। तो आइए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे दोस्तों, और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।